वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। जैसे कि आज डेट है 7 अक्टूबर 2024 है। ठीक है, तो आज वीक का फर्स्ट डे है मंडे। तो देख लेते हैं आज आर्टिकल कौन कौन से हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी, आपको ये डेट याद आ रही है 7 अक्टूबर? सही, इससे एक साल पहले 7 अक्टूबर 2023 को क्या हुआ था? ठीक है, आप सभी को याद होगा कि हमास ने जो है बाब अल मंडेब करके जो स्ट्रेट है ना, इंडियन ओशन के अरेबियन ओशन के नॉर्थ में, ठीक है, बाब अल मंडेब जो रेड सी के पास स्ट्रेट है, वहाँ पे अटैक किया था। और आपको पता है कि काफ़ी लंबे टाइम से इज़राइल और पैलेस्टीन का जो इशू चल रहा है, उसके साथ जो है ग्लोबली आपका रशिया और यूक्रेन का वॉर भी चल रहा है। और कहीं ना कहीं एक जो है ट्रेड वॉर अमेरिका और यूएसए के बीच में 2018 से चल रहा है, अमेरिका और चाइना के बीच में, सॉरी, ठीक है, अमेरिका और यूएसए बोल दिया। तो आपको एक चीज़ दिख रही है कि पूरे ग्लोबली कहीं ना कहीं एक जो है एक माहौल, इन्वायरमेंट जो है ना, वो पीसफुल का तो बिल्कुल भी नहीं है। ये चीज़ कंफर्म है ना। तो उसी के बेस पे जो है आज पूरा न्यूज़पेपर भरा हुआ है, चाहे आप इस वाले को देख लो, इज़राइल ईरान का ले लो, या फिर ये मिडिल ईस्ट का ले लो, इवन अगर आप ले लोगे आइडिया पेज से भी, तो भी यहाँ पे जो है, यहाँ ये सारे जो ये इशू हैं, ये भी मेनली इज़राइल के बारे में, ईरान के बारे में। और यहाँ पे क्योंकि अभी आपको पता होगा पिछले साल भी जो है अटैक किया गया था, ठीक है, इज़राइल पैलेस्टीन के। क्योंकि क्या होता है कि देखिए, इज़राइल और पैलेस्टीन का इशू आपको पता ही है ना। तो क्या होता है, जो भी पैलेस्टीन को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो हमास हो या फिर कोई भी ट्रुप हो, कोई भी आर्मी मिलिटेंट हो, वो फिर इज़राइल पे अटैक करती है। फिर जो इज़राइल के सपोर्ट में है वो पैलेस्टीन पे, या फिर पैलेस्टीन के जो सपोर्टर्स हैं उन पे अटैक करते हैं। तो काइंड ऑफ एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, ठीक है, ग्लोबली कॉन्फ्लिक्ट है। और उसकी वजह से काफ़ी कुछ ग्लोबली, चाहे वो इंडिया हो, चाहे इंडिया के जैसे बहुत नेशंस जो वेस्ट एशिया से चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ऑयल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई। डेफिनेटली बात है, इसमें कोई दौराई नहीं है कि जब किसी कंट्री में वॉर हो रहा हो या आसपास में वो वॉर में इंडल्ज हो, तो उसका फोकस अपने इकोनॉमी में तो नहीं रहेगा, जिसकी वजह से उस पर डिपेंड और जो कंट्रीज़ हैं वो डेफिनेटली इम्पैक्ट होंगी ही होंगी। और वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। अगर आप ये पूरा न्यूज़पेपर देखोगे ना, तो इसी बेस्ड पे दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ नया नहीं है। और अभी रिसेंटली इसलिए और है क्योंकि अभी आपको पता होगा कि ईरान के जो लीडर्स हैं, अभी कुछ टाइम पहले एक सीनियर लीडर की भी डेथ हुई थी, है ना, क्रैश होके। और दूसरा, अचानक से अब जो है वापस दूसरे लीडर की डेथ होना ईरान में, और अब जो है इजराइल के द्वारा वापस अटैक करना या ईरान के द्वारा अटैक करना, एक कॉन्फ्लिक्ट चलता हुआ दिख रहा है ना, रिटेलिएट काइंड ऑफ दिख रहा है। तो ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर थर्ड से कम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम अब एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखोगे, अगर आप ग्लोबली अपडेट के बेसिस पे देखोगे तो एक अलग चीज़ है, लेकिन हम अपने यूपीएससी के बेसिस पे देखोगे तो देखिए, इससे बेस्ड ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आने का चांस थोड़ा कम है, लेकिन प्री में मैपिंग बेस्ड आ सकता है। और इसीलिए जो है मैंने इस बार आज जो क्या किया है, आप मैपिंग का देख लो। ये जो लोकेशन है ना, आप इसको जितने अच्छे से स्टडी करोगे, कम से कम एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली श्योर कि एक प्री में आएगा ही आएगा। आप में से बहुत लोग सोच सकते हैं, जो फर्स्ट हो, न्यू हो, अभी तक एग्जाम नहीं दिया हो, कि यार एक क्वेश्चन के चक्कर में क्या हम इतनी मैपिंग करें क्या? क्योंकि ये सेम क्वेश्चन मुझे भी आता था, ठीक है। लेकिन प्री में ना, आप मान के चलिए, आपका एक एक क्वेश्चन, एक एक स्टेटमेंट आपके सिलेक्शंस को डिसाइड करेगा, ठीक है। तो बहुत बारीकी, मेन से ज़्यादा प्री दिन बर दिन टफ होता जा रहा है, बहुत कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि कैंडिडेट्स भी सबसे ज़्यादा है। और ऊपर से जो कैंडिडेट है, जो सीरियस कैंडिडेट के बीच में जो कंपटीशन है ना, वो बहुत क्वालिटेटिव है, बहुत ही तगड़ा वाला है ना। तो आपको यहाँ पे बहुत ही स्मार्टली और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना होगा। तो ये मैप बिल्कुल भी लाइटली मत लीजिएगा, ठीक है। अब जैसे गाज़ा स्ट्रिप हो गया, वेस्ट बैंक हो गया, इसकी हर एक चीज़ आपको बहुत क्लियरली पता होना चाहिए कि नियरली कौन कौन से। देखिए, ये पहला ट्रेंड था जब हम ये करते थे कि किस तरीके से जो है पास की कंट्रीज़ है, बॉर्डर्स हैं, लेकिन अब जो है यूपीएससी किस तरीके से पूछ रहा है, जो अटैक प्लेसेस हैं, पर्टिकुलर प्लेसेस हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि गोलन हाइट के ऊपर पूछा गया है, अब हाइफा है, या फिर अगर मान लीजिए हेब्रॉन पे अगर अटैक हुआ है, तो पर्टिकुलर पूछ लेगा हेब्रॉन किस न्यूज़ में था, क्या है बताइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा हमें देखते हुए रहना चाहिए, है ना। और जैसे कि आपको ये पूरा मैप कि आपका
ईरान, इराक, इज़राइल, सीरिया, जॉर्डन, किससे कौन कौन से बाउंड्रीज़ हैं, आपस में जो कौन कौन से ओशियंस हैं, कौन कौन से सीज़ हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये बाब अल मंडेब जो पिछले बार अटैक हुआ था, क्योंकि पूरे 1 साल हो चुके हैं, लेकिन 1 साल टाइम तो चला गया, लेकिन इज़राइल और ईरान और अब पैलेस्टीन के बीच में जो अटैक है वो कम नहीं हो रहा, क्योंकि ईरान जो है वो पैलेस्टीन का सपोर्टर है और इज़राइल और पैलेस्टीन का तो इशू चल ही रहा है इतने सालों साल से, है ना। तो अब यहाँ पे बहुत ही इशू एक है। और रही बात इंडिया की, तो क्योंकि देखिए मैं न्यूज़पेपर आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि रीड करने का कोई सेंस नहीं है, सेम ही चीज़ रिपीटेड है, कोई नया नहीं है। अगर कोई नई चीज़ है या कुछ है तो 2-3 आर्टिकल ही मुझे दिखे जो हम करेंगे, ठीक है। और रही बात इंडिया की, क्योंकि देखिए इंडिया के लिए ईरान भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इज़राइल भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इज़राइल से हम डिफेंस टेक्नोलॉजी लेते हैं। इसके अलावा इज़राइल में हमने अभी जो है अपना माइग्रेशन मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसमें हम 5 साल के लिए अपने यहाँ पे वर्कर्स जो लेबर्स हैं, जो स्किल बेस्ड लेबर्स हैं, उन्हें इजराइल भेजेंगे और उन्हें वो मंथली सैलरी के हिसाब से 5 साल बाद जो है वो रिटर्न करेंगे इंडिया में। और सेम रही बात ईरान, तो ईरान इंडिया के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम उनका चाबार पोर्ट यूज़ करते हैं ताकि हम नॉर्थ वेस्ट जो कॉरिडोर है उसका यूज़ कर सकें, जिसकी थ्रू जो है हम यूरोप में एंटर कर सकें अपने प्रोडक्ट्स के लिए, अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। इसके अलावा ईरान बहुत बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल का, है ना। क्रूड ऑयल के बिना तो पूरी दुनिया ही खाली है ना। तो अब ये इस डायलमास के बीच में और साल भर साल टाइम ही बढ़ता जा रहा है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट कम होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्निंग, और सेम इस पूरे आर्टिकल में भी राइटर यही बता रहे हैं कि अब जैसे कि पिछले उससे पहले वाला उससे और उसी के टाइम अब ईरान इराक जो है इज़राइल और जो ईरान है अब वो कॉन्फ्लिक्ट में है। इससे कुछ टाइम पहले किसका था? रशिया और यूक्रेन का। इवन चल भी रहा है वो कि रशिया ने कभी यूक्रेन पर अटैक किया, फिर यूक्रेन ने कभी रशिया के अंडर जाके अटैक किया, है ना, क्योंकि वहाँ नाटो का इशू है। और आपको पता होगा नाटो का क्या इशू है कि यूक्रेन को जो है नाटो के जो 50+ कंट्रीज़ है वो अपने साथ इन्वॉल्व करना चाह रही थी। और नाटो की फ़िलॉसफी क्या है? नाटो ये कहता है कि अगर हमारे मेंबर कंट्रीज़ में से किसी एक पे भी आपने अटैक किया तो वो सारे मेंबर कंट्रीज़ आप पे अटैक करेंगी। और इसका लीडर कौन है? अमेरिका है, ठीक है, जो चीज़ रशिया बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो इस तरीके से ग्लोब जो है कहीं ना कहीं पीस को भुलाए हुआ है। और जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, चाहे वो AI की टेक्नोलॉजी हो या फिर आपकी माइक्रोचिप की टेक्नोलॉजी हो, सेमीकंडक्टर हो, ठीक है, जिस तरीके से एडवांसमेंट बढ़ रहा है तो ये डेंजरस और होता जा रहा है। इवन अगर आप कोविड-19 को भी देख लोगे तो कहीं ना कहीं उसको कई स्कॉलर्स जो है उसे एक बायो वॉर के फॉर्म में देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर भी ये बता रहे हैं कि जो हमारा ग्लोब, हमारा जो अर्थ, हमारी जो अर्थ की पीस है वो एक अलग ही जगह टिल्टेड होती जा रही है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा एक कंसर्न दिखा रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल यही है आर्टिकल का जिस्ट जो मैं बताऊंगी। इसको टाइम वेस्ट मत करिएगा इसको पढ़ने के लिए, क्योंकि इससे कुछ मिलने वाला नहीं है, आपका एग्जाम में डायरेक्टली अपडेट नहीं होगा। ये बस आपको पता होना चाहिए कि इशू क्या है, क्या चल रहा है, क्या हुआ आगे, किसने क्या एक्शन उठाया, क्या है। बाकी प्रीलिम्स के लिए मैंने मैम आपको लगा दिया है, ठीक है। बाकी जो इंपॉर्टेंट है, जो मेन है हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से, वो मैं दिखाती हूँ किस तरीके से। देखिए अभी जो है चाइना का क्या हुआ, अचानक से आपको पता होगा कि सेंसेक्स बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। पिछले थर्सडे को ये न्यूज़ आई थी कि शेयर मार्केट्स में जो सेंसेक्स है, BS सेंसेक्स, वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया है। क्योंकि देखिए इसका कहीं ना कहीं ग्लोबली जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको भी माना जा रहा है मिडिल ईस्ट की वजह से, ठीक है। क्योंकि वहाँ से बहुत बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं, अमेरिका हो, इंडिया हो, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्लोबल मार्केट में कहीं अगर पर्टिकुलर एक जगह पे वॉर चल रही हो तो उसको ग्लोबल मार्केट को इम्पैक्ट करना बहुत जायज़ है। ऊपर से वेस्ट एशिया पूरा ऑयल कंपनी, ऑयल से रिलेटेड जितने भी लिस्टेड हैं शेयर मार्केट्स में, वो तो बिल्कुल डाउनफॉल होना ही होना था। ऊपर से आपको पता है अभी रिसेंटली कुछ टाइम पहले आर्टिकल्स काफ़ी आ रहे थे कि चाइना की जो इकोनॉमी है ना वो डाउनफॉल होती हुई दिख रही है। और इस वजह से चाइना ने इस चीज़ को प्रेडिक्ट करते हुए क्या किया, अपनी जो इंटरेस्ट रेट है, इंटरेस्ट रेट क्या होता है, अब चाइना की इकोनॉमी डाउन हो गई है, यानी इसकी जो कंज्यूमर है, इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी स्लो है, यानी मार्केट में मनी का फ्लो नहीं हो रहा है। तो क्या करेगी अब चाइना, अपना जो सेंट्रल बैंक होता है, जैसे हमारे पास RBI है ना, वैसे ही चाइना का भी सेंट्रल बैंक होता है, तो वो उससे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कट करवाती है। यानी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने पे क्या होगा, जो बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स जो लोन देते हैं लोगों को, वो कम ब्याज दर पे देंगे। और जब कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, ब्याज दर पे पैसा मिलेगा तो लोगों के पास मनी आ जाएगा। तो लोग क्या करेंगे, उस पैसे को उठा
के मार्केट में खर्च करेंगे अपने पसंदीदा या अपनी जो भी ऑर्डिनरी लाइफ जो भी चीज़ें हैं वो परचेज करेंगे, तो इससे क्या होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, मार्केट में प्रोडक्शन होगा, वापस से मार्केट अपने सर्कुलेशन में आएगा, जो चीज़ चाइना कर रहा है। और यहाँ पे इन्होंने अभी जो है नियरली 1.7 से 1.5 तक जो है अपना रेशो जो है कट किया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से है। और ऊपर से यहाँ पे ये भी बताया कि शंघाई कंपोजिट इंडेक्स जो है वो उनकी जो इन्फ्लेशन वगैरह बताई है, तो उन्होंने भी बताया कि काफ़ी इन्फ्लेशन का भी इम्पैक्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल्दो राइटर बता रहे हैं कि ओवरऑल अगर आप मार्केट का रिसेशन देखोगे तो वो ग्लोबली है, ऐसा नहीं है कि इंडिया ही इम्पैक्ट हो रहा है, बाहर ग्लोबली भी या तो वॉर की वजह से या फिर सेंसेक्स की वजह से ग्लोबल मार्केट जो है इम्पैक्ट होता हुआ दिख रहा है। और रिसेंटली अगर आप इंडिया की बात करोगे तो अभी देखिए जम्मू और हरियाणा का इलेक्शन हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तो इससे क्या होता है कि जब सरकार भी चेंज होती है ना स्टेट टू स्टेट पे भी, तब भी थोड़ा सा जो शेयर मार्केट्स है, स्टॉक मार्केट्स है, वो भी थोड़ा सा अपलिफ्ट ऊपर नीचे होती ही होती है, क्योंकि डिपेंड करता है ना, क्योंकि गवर्नमेंट का तो सारा मामला है कि गवर्नमेंट जैसे ही चेंज हुई तो जो शेयर्स हैं, जो मार्केट्स है, जो इन्वेस्टमेंट आएगा स्टेट्स पे, जो भी एंटिटीज़ हैं वो बदलेगा, है ना। तो ये चीज़ है। तो ओवरऑल ये एक ग्लोब का एक सिनेरियो था। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, यहाँ पे राइटर क्या बताना चाह रहे हैं। राइटर ना गांधी जी के प्रिंसिपल्स को कंपेयर कर रहे हैं आज के जो कंज्यूमरिज्म है। जैसे इन्होंने बताया कि आप जानते होंगे च्यू ग्वेरा एक मार्क्सिस्ट थे, ठीक है, बहुत बड़े एक लीडर है। जिस तरीके से अलग अलग हम क्रांतिकारियों को पढ़ते हैं ना अपने इंडिया में भी, वैसे ही च्यू ग्वेरा जो है ये बहुत बड़े एक मार्क्सिस्ट रहे हैं, थिंकर भी रहे हैं, ठीक है। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ था, इनका फेस प्रिंटेड जो टी शर्ट है, ठीक है, वो बिक रहा था मार्केट में। और अभी रिसेंटली आपको पता है 2 अक्टूबर की गांधी जयंती में भी जो है काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं कंपनी ऑफर्स देती हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हें डेज का एक बहाना चाहिए होता है कि जैसे कि आज मदर्स डे है, आज फादर्स डे है, आज सिस्टर्स डे है, कुछ ना कुछ डेज के फॉर्म में कंपनीज क्या करती हैं, क्योंकि ये कैपिटल्स का फिनोमिना है, क्योंकि उनका मेन मोटिव प्रॉफिट होता है। तो क्या होता है, वो डे स्पेशल्स के फॉर्म में जो है वो कंज्यूमर्स को जो है अट्रैक्ट करती है कि हम इतने % ऑफर दे रहे हैं, इतने % की छूट है, आप ये ले लीजिए, है ना। तो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि आजकल क्या है कि मदर्स डे से लेकर कितने डिफरेंट टाइप के डेज सेलिब्रेट हो रहे हैं, और आर्चीज़ जैसे हाईफाई स्टोर जो है जहाँ नॉर्मल गिफ्ट्स बहुत महंगे मिलते हैं, उन चीज़ को जो है अडॉप्ट किया जा रहा है। और अमेज़ॉन जैसे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा 1 डे डिलीवरी का फिनोमिना चलाया जा रहा है कि आप ऑन द स्पॉट डिलीवर करो, और विदिन 1 डेज़ में ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी होगे तो वो डिलीवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बात आ जाती है कि फिर हम क्यों भैया महात्मा गांधी को क्यों हम इन्फ्लुएंसर मानेंगे। एक्चुअली यहाँ पे राइटर का कहना ये था, यहाँ 2 बात बता रहे हैं। एक तो ये है कि हम महात्मा गांधी को यहाँ क्यों नहीं लेके आते, ठीक है, सेंटर में। दूसरी बात, फिर जिस तरीके से हमारा जो टाइम पीरियड बदल रहा है, सोशल मीडिया जिस तरीके से बदल रहा है, यहाँ पे हर दिन कोई ना कोई आपको इन्फ्लुएंसर दिख जाएगा फेमस होता हुआ। और अब क्या होती है, कैपिटल जो मार्केट इकोनॉमी है, आपको पता है कोई भी सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर फेमस होगा तो उसको अपना प्रोडक्ट को जो है एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर देगी। तो राइटर यहाँ ये कह रहे हैं कि ये चीज़ें क्या होती है कि हमारे एक्चुअली जो क्या होता है, इन्फ्लुएंसर का असल में मीन अगर हम अपने हिस्टोरिकल बेसिस पे देखें, कोट द वर्ड हिस्टोरिकल बेसिस पे, तो क्या होता है, हमारे जैसे गांधी जी हैं, महात्मा सुभाष चंद्र जी हैं, B.R. अम्बेडकर जी हैं, या फिर और भी जितनी भी थिंकर्स हैं, जितने भी लोग हैं जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने में या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस को बनाने में जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो टिल डेट, है ना। जैसे कलाम जी हैं, वाजपेयी जी हैं, ये बहुत बड़े लेजेंडरीज हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है कि अक्सर लोग हम इन लोगों से प्रेरणा लेकर, इन लोगों से इन्फ्लुएंस होकर अपने लाइफ को भी कहीं ना कहीं इसी टारगेट पे लेके जाते हैं कि हमें भी कुछ ना कुछ हमारे देश के लिए ऐसा करना है। लेकिन यहाँ पे राइटर बताना चाह रहे हैं, आजकल जो ये फिनोमिना चल रहा है, दैट मीन्स आपका जो इन्फ्लुएंसर का, इससे क्या होता है कि वो इन्फ्लुएंसरिज्म जो इन्फ्लुएंस करने का फिनोमिना है ना, उसको कैपिटलिस्ट मार्केट काफ़ी अच्छे से यूज़ कर रही है कंज्यूमर्स को अपने प्रॉफिट के लिए, है ना। तो यहाँ पे राइटर वही बता रहे हैं कि अगर आप जैसे बात करोगे, अगर हम यहाँ बात करें कि गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, उसमें से 3 प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बताए हैं राइटर कि अगर गांधी यहाँ होते ना तो वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि देखिए गांधी ही एक ऐसी पर्सनैलिटी थी, जब हम ब्रिटिश रूलर से जूझ रहे थे कॉलोनाइजेशन की वजह से,
इन्होंने बहुत ही फिनोमिना एक बहुत अच्छी चीज़ जो शुरुआत करी थी वो थी कि हमें जो है फॉरेन से जो भी हम इंपोर्ट करने वाले क्लोथ्स हैं उन्हें हमें यूज़ नहीं करना, आपको पता होगा है ना। तब से ही जो है क्विट इंडिया मूवमेंट का भी एक दौर शुरू हुआ था। हम जो भी फॉरेन से चाहे इंपोर्ट करने वाले क्लोथ हों या फिर कोई भी मटेरियलिस्टिक थिंग हो उसे फेंकने के लिए बोला गया था, है ना। तो वहाँ से जो है ब्रिटिशर्स के टाइम पे ही जो है गांधी जी ने टेक्सटाइल वर्क पे काम किया कि आप खुद के कपड़े खुद बनाओ, तभी वो चरखा भी फेमस हुआ था गांधी जी का, है ना। तो वहाँ पे अगर वो एक फिनोमिना से ये देश निकला हुआ है ना। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि गांधी जी जो है एक मार्क्सिस्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गांधी जी का जो थॉट पीरियड है, जो थॉट है, जो राइटर बताना चाह रहे हैं वो ये है कि साइंटिफिकल सोशोलॉजिस्ट और एक इंडिविजुअल मोरालिटी के बेसिस पे भी हमें सोसाइटी और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को भी देखना होगा, ठीक है। तो क्योंकि जिस तरीके से अगर आप भी देखोगे, जैसे अगर ग्रेटन थनबर्ग है, ठीक है, उन्होंने भी रिसेंटली जो है कुछ टाइम पहले कंसर्न रेज वॉइस किया था, है ना, कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो किस तरीके से हम एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं अपने कंज्यूमरिज्म के हैबिट से। क्योंकि पता क्या होता है कि जिस तरीके से मार्केट में आप खुद देखोगे अपने पेरेंट्स के टाइम पीरियड का देखना कि वो शायद साल भर में ना 2 से 3 बार ओकेजनली या फिर कोई शादी फंक्शन हो या फिर नॉर्मली किसी रेयर फंक्शन में ही वो जो है क्लोथ यानी कपड़े की शॉपिंग करते थे। लेकिन अगर आप आज का टाइम पीरियड देखोगे ना, हम जैसे यंगस्टर्स में अगर आप देखोगे तो हम हर हफ्ते में अगर कपड़े भी ले तो कोई बड़ी बात नहीं है हमारे लिए, है ना। क्योंकि जिस तरीके से फास्ट फैशन मूव हो रहा है ना, उस हिसाब से हम अपने इन्वायरमेंट को भी डिग्रेड कर रहे हैं। ये सच्चाई है। जितना आप कपड़ों की डिमांड करोगे उतना प्रोड्यूस होगा, उतने उसमें शॉर्टकट में आपके पास आ रहा है। तो वो सोचिए वो कितने शॉर्टकट के प्रोसेस से होके आएगा, जो चीज़ ओवरऑल आपके इन्वायरमेंट को एक लॉन्ग टर्म पे बहुत बड़ा हार्म देगा, ठीक है। नायलॉन का यूज़ करना, डिफरेंट कलर्स का यूज़ करना और वो कलर्स को सही तरीके से जो है सही तरीके से ट्रीट ना करते हुए सीधा वाटर बॉडीज़ में मिलाना। और वाटर बॉडीज़ में सोचिए इन्वायरमेंट के कितने ज़्यादा बायोटिक और एबायोटिक चीज़ें रहती हैं, उनको हार्म होगा और वो फिर सीधा फाइनली जाके ओशन में मिलेंगी। कितना ज़्यादा वाटर को पोल्यूट करेगा वो, है ना। तो ये एक एस्पेक्ट है। इसके अलावा दूसरा जो है यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर गांधी जी होते तो देखिए जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं। अब जैसे क्या होता है कि यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि जैसे आप स्किन केयर्स के बारे में एडवर्टाइजमेंट देखते होगे कि अगर आप ये फलाना स्किन यूज़ करोगे तो आप जो ओल्ड एजिंग है वो चीज़ कम हो जाएगी। तो क्या राइटर पूछ रही कि क्या सच में एजिंग वाला सीरम जो है काम करता है ना। या फिर मतलब अगर इतना ही काम करता तो कोविड के टाइम पे इतना बड़ा ट्रीटमेंट क्यों अवेलेबल नहीं था। क्योंकि आपको भी बता दें कि कैपिटलिस्ट मार्केट की आइडियोलॉजी है। अगर आप इकोनॉमिक में अगर आपने पढ़ा होगा एनसीईआरटीज़ में भी, तो यहाँ पे कैपिटलिस्ट की पॉलिसी क्या है। एक तो मोनोपोली होती है उनकी मार्केट की, है ना, उनकी मार्केट चलता कैसा है। दूसरी बात उनके पास जो है प्रॉफिट सबसे बड़ा मार्केट रखता है कि प्रॉफिट बना के रखना है मार्केट में। तो उसी बेसिस पे वो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, ठीक है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए वो हर तरह के जो है टूल्स एंड किट्स का यूज़ करेंगे। तो वो चीज़ जो है यहाँ पे पूरी तरीके से इन्वायरमेंट को ओवरऑल इफेक्ट कर रही है। वही चीज़ यहाँ पे राइटर जो है गांधी जी के प्रिंसिपल्स के बिहाफ पे समझाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर का कहना है कि फाइनली देखिए आपको पता होगा कि गांधी जी का बहुत बड़ा फेमस कोट है कि मीन्स एंड एंड्स, ठीक है। जिस तरह के प्रोसेस को आप फॉलो करोगे उसी तरह का आपको एंड मिलेगा, लेकिन एंड से ज़्यादा जो है आपका प्रोसेस इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉयलेंट मीन्स नहीं होना चाहिए, यानी आप जो है अपने डिज़ायरेबल्स के लिए चीज़ों को यूज़ कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बेंजामिन नेतन्याहू है, इजराइल के प्रेसिडेंट है, स्टीव जॉब्स है, टिम कुक है, ठीक है। ये एक ऑपोजिट एक अलग फिनोमिना एक अलग थॉट रखते हैं। वहीं हमारे जो गांधी जी का थॉट है वो एक अलग लिबरल, एक सोशल और इकोनॉमिकल, वो भी लॉजिस्टिक के बेसिस पे एक थॉट रहते थे, ठीक है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को बताया। और यहाँ पे जो ची गुवेरा का जो टी शर्ट यूज़ किया गया है उसको एक एज अ कॉम्प्लीमेंट्री नहीं मान रहे हैं। और यहाँ पे राइटर थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि गांधी जयंती के टाइम पे सेल्फ केयर किट को बेचना, ऐसा नहीं कि आप वो ये नहीं कहना चाह रहे कि आप कंपेयर कर रहे हो गांधी जी के इन सब चीज़ों से। एक्चुअली रियलिटी से बहुत दूर है ये जो चीज़ आप प्रोडक्ट एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो गांधी जी के डेज़ में, हम जयंती में या किसी की भी जयंती में कोई बहुत बड़ा फिनोमिनल पर्सनैलिटी रही हो। क्योंकि एक्चुअल में जो कैपिटलिस्ट मार्केट की आइडियोलॉजी को दिखा रहा है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इन मार्केट्स में डिमांड, प्रॉफिट, फेक चीज़ें ज़्यादा होती हैं, राइट। तो आई होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया होगा कि राइटर बताना क्या चाह रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। एक आर्टिकल है, देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि आयुष्मान भारत का अभी रिसेंटली अपडेट हुआ था कि गवर्नमेंट ने 70 से ज़्यादा साल के लोगों को भी जो है इसमें इंडल्ज कर दिया है हेल्थ कवरेज के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर एक चीज़ का बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल बता रहे हैं कि 18 साल का जो है एक राजू था, ठीक है, जिसे कुछ टाइम से काफ़ी ज़्यादा ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी, और 2019 में इवन उनके घर पर जो है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का जो है लेटर भी आया था कि आप एलिजिबल हो, लेकिन यहाँ पे घर वालों ने इसको ध्यान नहीं दिया क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी लोगों के पास। लेकिन धीरे धीरे जो है उन्हें, जब उनके हॉस्पिटल्स के स्टाफ ने उन्हें यह एड्रेस करवाया कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना करके एक पॉलिसी है जिसमें, क्योंकि राजू एक बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है, मतलब यहाँ पे राइटर एक केस स्टडी से एग्जाम्पल बताना चाह रहे हैं। धीरे धीरे जब उन्हें पता चला कि वो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत वो है बेनिफिशियल है, तो उन्होंने उसके तहत अपना ट्रीटमेंट करवाया जो उन्हें ब्रीदिंग की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो इस तरीके से राइटर बताना चाह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की वजह से क्या होता है कि 7.8 हॉस्पिटल्स के एडमिशन्स जो हैं पिछले 6 साल के अंडर में इस तरीके से जो फाइनेंशियली डिप्रिवाइड सोसाइटी के लोग हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है अपलिफ्ट किया गया है, क्योंकि ये स्कीम एक तरीके से ओवरऑल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज स्कीम की तरह काम करता है। ठीक है, और आपको भी पता होगा इसके अंदर 5 लाख तक का जो है इंसेंटिव दिया जाता है स्पेसिफिकली सेकेंडरी और टर्शरी सर्विसेज के लिए। ठीक है, याद रखिएगा ये प्राइमरी हेल्थ सर्विस के लिए नहीं है। और देखिए जब ये शुरू में ये स्कीम लाई जा रही थी ना, तो उस समय आउट ऑफ पेशेंट जो है वो नहीं था। ठीक है, यानी ये था कि जैसे अगर आप चेकअप करवा रहे हो सिर्फ वही है, बाकी जो आप टैबलेट लोगे या फिर रूम सर्विस लोगे ये सारी चीज़ें पहले नहीं थी। लेकिन अब जो है लेटर ऑन धीरे धीरे क्या करा, इन सारी चीज़ों को भी जो है इसमें ऐड ऑन कर दिया गया है। ठीक है, और इस तरीके से ये जो एक पूरा यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम है वो हमारे सोसाइटी के डिप्रिवाइड लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है पिछले 5 से 6 साल के अंडर में। ठीक है, तो उसी चीज़ के बारे में यहाँ पे राइटर ने थोड़ा डेटा भी बताया है। जैसे अगर आप बात कर लोगे यहाँ पे, जैसे कि अभी रिसेंटली क्या करा है कि 37 लाख फैमिलीज़ ऑफ जो आशा हैं, जो आंगनवाड़ीज़ में वर्कर्स काम करती हैं, उन्हें इस स्कीम्स के द्वारा जो है मेनली टारगेट किया जा रहा है कि उन्हें हेल्प मिलनी चाहिए। इसके अलावा 70 से ज़्यादा जो सिटीजन्स हैं उन्हें जो है जो स्पेसिफिकली सोशो इकोनॉमिकल सपोर्ट नहीं होता, फिनेंशियली सपोर्ट नहीं होता। ठीक है, ऑल्दो यहाँ पे देखिए कोई लिमिट नहीं है कि आप अगर इस फैमिली से बिलोंग करते हो तो आप इसमें नहीं है, क्योंकि 70 से अबव वाले सभी सिटीजन्स को यहाँ पे जो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य के अंदर जो है यहाँ पे सर्विसेज दी जाएंगी। अभी तक 4.5 करोड़ फैमिलीज़ ने यहाँ पे लिए हैं, 6 करोड़ सीनियर सिटीजन्स ने जो है यहाँ पे अभी तक जो है इन फैसिलिटीज़ की जो है कंज्यूम किया है गवर्नमेंट के द्वारा। और 75th जो NSS का यानी नेशनल सैंपल सर्वे का रिपोर्ट है वो यही बता रहा है कि पहले से अब इंडिया में जो है 11% के आसपास पॉपुलेशन जो है हो गई है। ठीक है, जो पहले 8% के आसपास थी अब वो 11% के आसपास हो गई है। और अभी रिसेंटली जो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी आई थी 2021 में, उसने भी ये बात बोली कि आने वाले टाइम पे जो है ओल्ड एज जो है वो इंडिया में बहुत सीवियरली बढ़ने वाला है। ठीक है, तो उस हिसाब से ये जो आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, ये बहुत ही फिनोमिनल एक स्कीम होगा। ठीक है, और जिस तरीके से इसने पूरे ओवरऑल वन नेशन वन सिस्टम की हेल्थ सिस्टम बनाया है ये पूरे है, क्योंकि देखिए इसमें प्राइवेट ओवरऑल इंडिया में आप किसी भी प्राइवेट, क्योंकि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इसमें लिस्टेड हैं। ठीक है, और यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल तो हैं ही सारे के सारे, तो आप कहीं से अगर मान लीजिए अगर आप छत्तीसगढ़ में भी हो, उड़ीसा में भी हो और आप दिल्ली के किसी प्राइवेट में जाके करवाना चाह रहे हो तो आप बेझिझक करवा सकते हो। आपके पास बस आयुष्मान का कार्ड होना चाहिए, क्योंकि अगर आप बेनिफिशरी हैं तो, है ना। तो इस तरीके से बहुत सारा जो है 29,000 जो हॉस्पिटल्स हैं, स्पेसिफिकली 13,000 के आसपास प्राइवेट सेक्टर्स हैं। टोटल यहाँ पे 25,000 हॉस्पिटल्स टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में हैं। 57% ऑफ हॉस्पिटल मिशन जो है इसी सेगमेंट से हो रहा है। तो ये बहुत बेहतरीन एक स्कीम है इंडिया के लिए। ठीक है, तो उसी के बारे में ओवरऑल यहाँ पे पूरा डेटा बताया हुआ है। ठीक है, तो एक ग्लिम्स था, आप प्लीज़ इसको एक बार देख लीजिए। और इस बार अभी स्वच्छ भारत मिशन जो योजना थी वो भी 10 साल हो चुके हैं, तो आने वाले प्री और मेंस के लिए जो 2025 में अप्लाई करेंगे उनके लिए ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लीजिएगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये आर्टिकल से आई होप आपको आज का समझ में आ गई। ऐसा इतना कोई नया नहीं था, लेकिन फिर भी
और ये मैप प्लीज़ आप एक बार देख लीजिएगा किस तरीके से है, कौन कौन से कंट्रीज़ हैं। गाज़ा स्ट्रिप हो गया, आपका गोलन हाइट्स हो गया, इसके अलावा वेस्ट बैंक हो गया, है ना। इसके अलावा जो ये वाले ईरान, इराक, सीरिया के कंट्रीज़ हो गए, किस किस से कैस्पियन सी, ब्लैक सी क्या है, कौन बॉर्डर शेयर करता है। और इसके अलावा यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे तो बाब अल मंडेब हो गया, रेड सी हो गया, पर्शियन गल्फ़ हो गया, ठीक है। इनसे कौन कौन से इनसे कौन कौन से कंट्रीज़ कनेक्ट होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो थैंक यू।